बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ये आज आपने जो मोन्टाज मुलाहिज़ा फरमाया है, ये खुशदार में जो बच्चे ज़ख्मी हैं, जो बच्चे शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी है और एक चीज़ को रिकॉल करने के लिए भी है कि हमारा दुश्मन जो है वो ताहाल पूरी तरह से चाको चौबंद है और हर तरह का नुकसान पहुंचाने को तैयार बैठा है। ये खुशदार वाकया जो मासूम बच्चों के बस वैन पर हुआ है, ये बस का अगर आपके पास थोड़ी सी फुटेज है तो लगा दीजिएगा। ये आरडीएस लगाकर इन्होंने 52 बच्चों को जख्मी भी किया, उसमें शहीद भी हैं और मेरे मुंह पर खाक। मुझे लेकिन इत्तलात यही आ रही हैं कि हो सकता है शोहदा की तादाद बढ़ जाए। किस मुंह से बैठकर अपनी फौज के बारे में यहां पर भी, और दुश्मन तो कर ही रहा है, वो बकवास कर रहे हैं लोग मुसलसल बुनियादों पर कि ये क्यों हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। आपको कम से कम कोई तो दर्दे दिल रखें अपने अंदर। जिन बच्चियों की ये लाशें घरों पर पहुंची होंगी, उनकी माओं का क्या हशर हुआ होगा। एपीएस का सानिया हम नहीं भूल सके हैं, लेकिन एक और मर्तबा बच्चों पर वार करना। और आज जो डीजी ने प्रेसर किया है उसमें उन्होंने वाशगाफ अंदाज में 20 साल से इंडिया जिस रियासती दहशतगर्दी के साथ पाकिस्तान के बलोचिस्तान में प्रॉक्सीज चला रहा है, उसको उन्होंने बेनकाब भी किया है, दुनिया के सामने एविडेंस भी पेश किए हैं और हम करते रहेंगे। लेकिन मेरा सवाल जरा सा मुख्तलिफ है। ये बयानिया जो नेशनलिज्म का है, जो पाकिस्तान का है, जो पाकिस्तान की बका का है, इस पर बात करते हुए जबानों में लुकनत क्यों आ रही है? आप बड़े सच के अलंबरदार बनते हैं, आप बड़ी सच्ची बातें करने वाले बनते हैं, तो ये इस सवाल का जवाब मिलना जरूरी है कि बलोचिस्तान में इंडिया के स्लीपर सेल्स जो कि वहां पर पैसे के एवज में बच्चों को मार रहे हैं, नौजवानों के मतलब 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की बच्चियां जिनके ये शहीद हुए हैं, ये कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल था। आप इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आप लोगों ने सबोताश किया है। आप ना पाकिस्तानी हैं, ना आप किसी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, ना आपका कोई मजहब है। आपका मजहब पैसा है। आपको पैसा इजराइल दे, आपको पैसा इंडिया दे, आप उस पैसे के आगे बेचे जाते हैं। मुझे नहीं पता जिन घरों में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, मुझे इल्म है इस चीज़ का, लोग बात करना चाहते हैं मुख्तलिफ लापता जो अफराद हैं उनके हवाले से, तो उसका सच भी सामने आना चाहिए। वो लिस्टें भी सामने हो ना, पता तो चले कौन बीएलएफ में है, कौन बीएलए में है, कौन प्रॉक्सीज के साथ मिला हुआ है, कौन स्लीपर सेल्स के नाम के ऊपर पैसा उठा रहा है। अगर वो ही इसी अम्ब्रेला के अंदर चल रहे हैं तो इसका मकसद है कि रियासत के साथ खड़ा होना अब हमारे लिए एक फरीजा है। मैं पिछले कई सालों से ये बात कहती आ रही हूं कि रियासत हमारी मां है, तो आप रियासत के साथ बिहेव भी वैसे ही करें ना। ये नहीं कह रहे हम आपको कि आप अपना मुंह बंद कर लें और आप सब कुछ सच मान लें, लेकिन कम से कम वो तो सच मानें जो आपको दिखाया जा रहा है। आपको मैं दिखाती हूं कि इंडियन मीडिया पर ताहाल किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ के लिए लोग तैयार बैठे हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन एक शख्स है, मैं इसका नाम भी नहीं लेना चाहती, ये पता नहीं कहां से है, कब क्या इनका बैकग्राउंड है। ये चलाइएगा जी, ये जो साहब हैं जो मेरा ख्याल है रईस्तानी करके, हाँ प्लीज चलाइएगा जरा इनको। मस्ती खान वाला। India, in our own interest, we are your sons and daughters. Help us. Our leader, Dr. Allah Nazar, has said, please just give us the 93,000 guns and we are going to show them ourselves. 93,000 गन्स मांग रहा है, कह रहा है कि हम आपके भाई बहन हैं, हमारी मदद करें। आप अलहदगी पसंद तहरीक को अपने हकूक की जंग नहीं लड़ रहे, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पूरी दुनिया आपका चेहरा देख रही है। एक और शख्स जिसका नाम ज्यादातर पाकिस्तानियों को पता ही चल गया, लेकिन मैं बताना ये चाहती हूं कि ये जो कहते हैं ना कि वर्दियों में हमारे जो मुहाफिज हैं, अफवाज पाकिस्तान, हमारे पैरामिलिट्री के लोग, मैं तो कहती हूँ वो एक कांस्टेबल भी जो हमारी सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं और हमारे ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो हम इनको, हमारे बजट का इतना बड़ा हिस्सा इनके पास है और ये हमारी हिफाजत पे मामूर है और इनको होना ही चाहिए। इंडिया जिसको मैं क्या बोलूँ इस वक्त कि वो हर हद को पार कर रहा है, वो आपके अफवाज पाकिस्तान के मेजर कर्नल जनरल को उड़ाना चाहते हैं। इनका ये मेजर गौरव आर्या पता नहीं कहां से निकल के आया है, कभी मेजर था भी या नहीं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेजर गौरव आर्या खुद एडमिट कर रहा है कि ये चाहता था बनना, लेकिन ये बन नहीं सका क्योंकि कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए फौज ने धक्के मार के इसकी भी निकाल दिया और अब बकवास करता है मीडिया पर बैठकर। चलाए जरा मेजर गौरव आर्या को।
कराची में 5 कोर के दरवाजे से बाहर आते हैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर कैंटोनमेंट में। आप उनको टारगेट क्यों नहीं कर रहे? आप कराची की सड़कों में उसके दुश्मन को क्यों नहीं टारगेट करते जो हमारा दुश्मन है? ठोकिए और पैसा लगाइए। कप्तान के 10 लाख रुपए, मेजर के 20 लाख रुपए, लेफ्टिनेंट कर्नल के 30 लाख रुपए, कर्नल के 50 लाख रुपए, और अगर आपने 2 स्टार जनरल को निपटाया या ब्रिगेडियर को निपटाया 1 करोड़ रुपए। आप पैसा दिए हुए, आपको कोई अज्ञात विज्ञात कुछ नहीं, वो खुद ही निपटा देंगे। सुने भी और समझें भी, और इस बात को भी समझें कि अगर हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, पाकिस्तानी की बात करते हैं, रियासत की बात करते हैं, तो हम कोई गुनाह नहीं कर रहे। ये जो आप लोगों के जहन में न जाने ये कहाँ से ये फतूर आ रहा है कि नहीं ये तो अलग थॉट्स भी होनी चाहिए, भाई आप रखें अपनी अलग थॉट्स, आपका जहन है, हम इसको रोक नहीं रहे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी से के फरीत में लिपटा हुआ है, इस पर तो कम अज़ कम रियासत का साथ दें और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, नवाबजादा जमाल रईसानी साहब। इनकी थोड़ी हिस्ट्री मैं आपको बताऊं। इनके वालिद साहब सिराज रईसानी जो हैं, एक सुसाइड बॉम्ब में 2018 के अंदर इनको असैसिनेट किया गया, और ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर हैं, और मुझे ये लगता है कि काफ़ी यंगेस्ट हैं, 26 से 27 साल इनकी उम्र है। लेकिन आज हमसे ज़रा बात करेंगे, और जो बलूचिस्तान का इशू है, ज़रा ये यंग है ना, तो ज़रा इनसे भी पूछे ना कि वहाँ पे यंगस्टर्स के क्या इशूज़ हैं। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, थैंक यू सर। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ और शायद आप सुन भी रहे हैं। मुझे ये फरमाइएगा कि ये जो मासूम लोगों की जानें गई हैं खुजदार के अंदर, और इससे पहले भी बलूचिस्तान, जाहिर है हम मुसलसल बुनियादों पर देख रहे हैं, क्वेटा, मस्तूंग, पूरे एरिया के अंदर ये मामला चलते रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो अपने हुकूक की जंग बलूचिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं और मासूम बच्चों को मार रहे हैं? देखिए जी, बिल्कुल ये आपने वजह फरमाया कि जब भी बलूचिस्तान में कुछ होता है तो हम जैसे नौजवान ही आगे आते हैं। ठीक बात है। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि एक कंफ्यूजन है, वो हमें उसको दूर करने की जरूरत है, और ये हमारे ऊपर एज अ नौजवान, और उससे बढ़कर एज अ बलूचिस्तानी, और उससे बढ़कर एज अ पाकिस्तानी हमारा फर्ज होता है कि जो कंफ्यूजन बलूचिस्तान में चल रही है, और आज भी कुछ अनासिर ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि BLF जितने भी तंजीम प्रॉक्सीज जो कि रॉ फंडेड लश्कर है, वो कह रहे हैं कि ये एक जो है बलोची हकूक, बलोची रस्म रिवाज और बलूचिस्तान की फलाह और बहबूद की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इसको हर बलूचिस्तानी, हर नौजवान रद्द करता है। ये ना ही किसी हकूक की जंग है, ना ही ये बलूचिस्तान की जंग है, और ना ही ये बलोच लोगों की जंग है। ये अगर जंग है तो पैसे की जंग है जो कि इंडिया फंड कर रहा है, और बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। कुलभूषण यादव को आप ले लें, रॉ के आप नेटवर्क्स बलूचिस्तान में ले लें, रॉ के फुटप्रिंट्स आप बलूचिस्तान में ले लें, तो हर वक्त जैसे आपने खुद फरमाया कि स्लीपर सेल्स एक्टिवेट की जाती हैं। अभी भी मुझे लगता है कि मोदी सरकार को ये जो ऑपरेशन बुनियान और मरसूस है वो हजम नहीं हुई, तो उन्होंने अपना शक्ल छुपाने के लिए बलूचिस्तान में स्लीपर सेल्स उनको एक्टिवेट कर ली। और मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान की अगर जंग होती तो बलूचिस्तान में 40% आपके पठान रहते हैं, उसके बाद आपके पंजाबी भी रहते हैं, उधर हमारे साथ हमारे सिंधी भी हैं, हजारा भी हैं। तो अगर ये बलूचिस्तान की जंग है तो कोई इन तंजीमों में पठान क्यों नहीं है, कोई पंजाबी क्यों इन तंजीमों में नहीं है, सिर्फ बलोच क्यों? ठीक है जी, ये बात को हमें समझनी होगी और क्लियर कट कहना होगा कि ये किसी हकूक की जंग नहीं है। ये अगर जंग है तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ने की जंग है, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जंग है, और ये इंशाल्लाह ताला कभी कामयाब नहीं होगा। ये ला हासिल जंग है जिसमें हमारे खुद के नौजवान भी डीरेल होते जा रहे हैं, ब्रेन वॉश होते जा रहे हैं, और इसमें हमारी भी कसूर है कि हम अपने जहां भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है हम हक और सच बयान नहीं करते। हम अपनी सियासत की आड़ में जो है हम बलूचिस्तान का मुकदमा गलत तरीके से लड़ते हैं, और यही एक नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं कि हमारे बच्चे जो कि तालीम के हक के लिए जा रहे थे, अपना उनका बुनियादी हक था, वहां पे शहीद हो रहे हैं। तो अगर ये तालीम की जंग होती तो बच्चों को क्यों शहीद कर रहे हैं, स्कूल्स को क्यों बम्बार्ड कर रहे हैं, बिजनेसेस को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? तो ये एक ला हासिल जंग है, और ये सिर्फ
कुछ जो किराए के गुंडे हैं वो रॉ के गुंडे हैं, और यहाँ पे फसाद और बलूचिस्तान का जो, क्योंकि बलूचिस्तान अभी एक टेक ऑफ करने जा रहा है, हमारे पास पूरा खित्ते में टेक ऑफ करने जा रहा है, और इंडिया कभी ये नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान में अमन हो और ये टेक ऑफ करे। नवाब साहब, आपकी इजाजत से मैं यहाँ एक ब्रेक शामिल कर लूं, फिर मैं जरा कुछ चीजों पर आपसे बात करना चाहती हूँ। एक तो बलूचिस्तान के ज़ाहिर वसाइल हैं वो हमें पता है, लेकिन वहां पे पैकेजेस बहुत बड़े बड़े माजी में भी मिले और माजी करीब में भी मिले हैं। फिर सबसे अहम के जो बलोच नौजवान है उसका क्या इशू है, वहां पर क्या मसाइल है, मैं जरा वो समझना चाह रही हूँ। लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा बलूचिस्तान के असल जो मामलात हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसको जानना भी बहुत अहम है। नवाबज़ादा जमाल खान रईसानी हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। थैंक यू सर अगेन। नवाब साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने अभी पिछले मेरे सवाल के जवाब में कही हैं मुख्तलिफ आस्पेक्ट पर, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सर बलूचिस्तान पैकेज पर हमने देखा कि बहुत सारे ज़ाहिर पैसे की अगर बात होती है तो वफाक की जानिब से हमेशा ही एक रिलीफ पैकेज बलूचिस्तान को मिलता रहा है, लेकिन हम जब वहां पर लोगों से पूछते हैं, जमीनी हालात पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट उनको नजर नहीं आया। इस मामले पर आपकी क्या राय है? वसाइल मुंतकिल नहीं हो रहे या कुछ और भी इसके पीछे मामलात हैं? देखिए जी, पैकेजेस के साथ साथ जो है, मैं समझता हूँ कि जो 18वीं तरामीम की गई थी, ये भी बलूचिस्तान के हक में था कि सूबाई मुख्तियारी बलूचिस्तान को दी जाए, बलूचिस्तान के साइल और वसाइल पर उसका हक तस्लीम की जाए। तो मैं समझता हूँ कि, और फिर आपने जैसे अर्ज किया आगाज है क्योंकि बलूचिस्तान भी आया, प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं हुई? प्रॉस्पेरिटी में हर्डल्स बिल्कुल दोनों तरफ से हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि बलूचिस्तान का मसला कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। अच्छा। बलूचिस्तान में हर वक्त जो होता है, आपका सीएम भी बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक होता है, गवर्नर भी ताल्लुक उस बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखता है, आपकी एमपीएज एमएनए सारे बलूचिस्तान। लेकिन मसला गुड गवर्नेंस में भी है। और हमें समझने की जरूरत है कि जो नॉन पैरेलल डेवलपमेंट है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और सिर्फ बलूचिस्तान का मसला नहीं। ठीक है जी, एजुकेशन का भी मसला है, हेल्थ का भी मसला है, नौजवानों की बेरोजगारी का भी मसला है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। और इसको अगर हम जवाज बनाकर दहशतगर्दी को लिंक करते हैं, ये भी गलत है। दहशतगर्दी को हमें साइड रखकर गुड गवर्नेंस पर काम करेंगे, तभी जो है वो जो दहशतगर्दी के रूट्स हैं वो फ्लरिश नहीं होंगे। अगर हम सिर्फ कनेक्ट पे काम करते हैं और जो दूसरे सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान प्रॉस्पेरिटी की तरफ कभी आगे बढ़ेगा नहीं। हमें चाहिए कि स्मार्ट कनेक्टिव के थ्रू दहशतगर्दों को उसी लैंग्वेज में जवाब दें जिसमें वो चाहते हैं। और दूसरी बात, जो कि लोग आइन के दायरे के अंदर वो अपना हकूक मांग रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से, अपने रियासत से, तो मुझे लगता है कि रियासत को इन चीजों पर भी फोकस करनी होगी कि गुड गवर्नेंस भी हो और साथ साथ जो दहशतगर्दी का एक फिजा चल रही है उसको भी हम कनेक्ट के तहत हम कंट्रोल कर सकें। जी, इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने कहा, लेकिन जमाल साहब मेरे जहन में एक और सवाल आ रहा है ये कि देखिए, जब आप बात कह रहे हैं कि दहशतगर्दों को उनकी जबान में जवाब दिया जाए, तो हमारे इल्म में भी आज डीजी साहब ने भी ये बात की और वैसे भी थ्रू आउट दी मुख्तलिफ एराज हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर ये स्लीपर सेल्स जो हैं इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं। फिर इसके ऊपर मुख्तलिफ अदवार में हमने देखा कि बात भी होती रही और फिर इसी तनाजुर में दोनों चीज़ों की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि ऑपरेशन के नाम पर एक अजीब प्रोपेगेंडा किया जाता है। इसको क्या समझते हैं? क्लीनिंग ऑपरेशन, स्लीपर सेल्स को खत्म करना, दहशतगर्दों को उनकी जबान में जवाब देने का अब वक्त आ गया? देखिए जी, सबसे पहले तो एक चीज वाज़ेह हो, जब भी बलूचिस्तान पे ऑपरेशन की बात होती है, कुछ सियासी जमातें ऐसे हैं जो कि बलूचिस्तान से उनका भी ताल्लुक है और वफाक में भी, वो शोर शराबा करते हैं कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, ये हो रहा है, हत्ता कि बलूचिस्तान में आज तक कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। उसको अगर आप क्योंकि देख लें कि काउंटर टेररिज्म जो है वो ऑपरेशन नहीं होता,
एक अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं है। जी सर। लेकिन ये हर वक्त बयानिया बनाया जाता है कि बलूचिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। किधर दिखाएं मुझे ऑपरेशंस नहीं हो रहे। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले 2018 की बात अगर हम करें, बैकवर्ड्स जाएं, तो अपीजमेंट पॉलिसी अपनाई गई थी हाँ कि हाँ। आज भी ये लोग कहते हैं जो जिस जमात ने अपीजमेंट पॉलिसी की को डिफेंड की और उसको लाए, तो आज उन जमात के कारकुन असेंबली सेनेट जैसे फ्लोर्स पे कहते हैं कि आज भी हमें बीएलए जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसको ना सिर्फ हम तो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने भी उसे एक टेररिस्ट कलदम तंजीम जी करार दी बिल्कुल है, बिल्कुल। उसके साथ भी आप मुज़ाकरात करें। एक फरीक जो आपके साथ ना ही मुज़ाकरात करना चाहता जी है और ना ही कहता है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, मैं पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूं, तो आज भी अगर आप उससे मुज़ाकरात करें, तो मुझे लगता है ये हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि बलूचिस्तान में एक क्लीन अप ऑपरेशन होनी चाहिए ओके और साथ-साथ लोकल्स को ऑन बोर्ड लेनी चाहिए ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि स्मार्ट कनेक्ट अप्रोच के तहत, क्योंकि ये जो जंग बलूचिस्तान इज इन स्टेट ऑफ वॉर, इसमें कोई शक नहीं है, जी सर। लेकिन दो फील्ड्स पे हम खेल रहे हैं। एक फील्ड जहां पे फिजिकल है, जी जो कि हमारे अफवाज पाकिस्तान का पहले भी उन्होंने कुर्बानी दी, आज भी हम उनके साथ खड़े हैं, उनका किरदार बड़ा है हमसे। दूसरा जो फील्ड है वो है इंफॉर्मेशन डोमेन। इंफॉर्मेशन डोमेन में आवाम को भी चाहिए कि अपने फौज की, अपने गवर्नमेंट की नैरेटिव्स बयान करें। हकीकत बेशक उनका जो हक तलफियां होती हैं उसको व्हाइट वॉश ना करें, बल्कि हकीकत तो बयान करें कि ये जो तंजीम ऑपरेट कर रहे हैं, ना ही ये इस हक और सच पे कर रहे हैं, ये सिर्फ पैसों पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्मार्ट कनेक्ट अप्रोच के तहत ही बलूचिस्तान का मसला हल हो पाएगा और साथ साथ जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कबायली स्टेक होल्डर्स हो गए, जी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो गए, जी नौजवान हो गए, जी उनको बिठाकर एक ऐसा सोल्यूशन जो कि अम्ब्रेला टर्म हो और ऐसा सोल्यूशन हो कि वन सोल्यूशन फिट्स ऑल ना हो, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मसला है वो टैंगल्ड है और हमें डीटैंगल करके हर एक मसले को अलग अलग एड्रेस करना होगा। जी जमाल साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। देखिए, मैं अब जो सवाल करने वाली हूँ आपसे, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जिन घरों में लाशें पहुंच जाती हैं, उनको इत्मीनान हो जाता है कि उनके खुदा न खास्ता जो प्यारे हैं वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जो लोग मिसिंग पर्सन्स में आते हैं, जो लापता अफराद का मामला है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और उसको लेकर बहुत सारी बातें और सवालात भी खड़े होते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती कुछ लोगों का, जो इंडियन मीडिया पर बैठकर बलूचिस्तान का इशू अपने लिए, अपने हक के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें हरब्यार मरी जैसे लोग भी रहे हैं, फिर मस्ती खान जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं मारंग का भी कुछ हवालों से नाम है। मुझे ये फरमाइएगा कि असल में ये जो हर्जा सराई हो रही है इंडियन मीडिया पर बैठकर बलूचिस्तान के नाम पर, उसको जिसे कहते हैं बहुत ग्लोरीफाई करके चीजों को बताया भी जा रहा है और बताया जा रहा है कि हमारे लोग मिसिंग्स हैं और उनके साथ ये हो रहा है और वो हो रहा है, लेकिन दर हकीकत हकायक शायद इससे मुख्तलिफ हों। आप खुद वहां के रहायशी हैं, आप मुझे बताएं कि क्या हकायक हैं, कितने लोग हैं, कहां हैं वो, कुछ इस पर बात होती है? बिल्कुल जी। देखें जी, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मामला है और बड़ा दरीना मामला है। जो आप लापता अफराद की बात कर रहे हैं, यस सर। तो मेरा एक छोटा सवाल, जो भी लापता अफराद के बारे में बात करता है, मेरा उनसे ये दरख्वास्त होगी कि अगर रियासत किसी को उठाएगा तो उसमें रियासत का क्या फायदा है? ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं भी इसी क्वेटा का रहने वाला हूँ, मैं भी अकेले घूमता हूँ, मेरे बहुत सारे अजीज हैं, मेरे जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनको कोई क्यों नहीं उठाता? नंबर 2 और नंबर 3, कुछ ऐसे लोग भी आगे आए हैं जिनकी लवाकिन मिसिंग पर्सन्स के कैंप्स पे बैठे हैं, जी और दूसरा जो है उनके भाई हो गए या उनके वालिद हो गए, वो इन टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ साथ हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं, जी हमारे स्कूल्स को मार रहे हैं। तो जी मतलब दिस इज अ ह्यूज आर्ग्यूमेंट। और अगर हम स्टेटिस्टिकली बात करें, जी तो हमने, गवर्नमेंट ने हर वक्त इनके लवाकिन को डायलॉग के लिए बुलाया है, मदऊ की है कि आप आएं, अपना लिस्ट ले आएं, ओके लेकिन शर्त ये होगा फिर हमें आप बीएलए का भी लिस्ट दे दें कि कौन अच्छा कौन बीएलए में है, हमें आप बीएलएफ का भी लिस्ट दे दें कि वो कौन कौन, ताकि टैली कर सकें कि आपकी लवाकिन किधर है। ये एक ऐसा मसला है, हम हल करने के लिए
चाहते हैं और कर लो। ठीक बात लेकिन कुछ ऐसे अनासिर हैं कि वो सियासी अनासिर कि वो नहीं चाहते कि ये मसला हल हो, क्योंकि उनका जो सियासी दुकानदारी है इन्हीं सेंसिटिव इश्यूज पर है। और आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जी, मैं मैं किस समझ की रही बात कर रहा हूँ। जी। अगर ये मसला हल हो जाता है तो उनका सियासत फौत हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो जो है अपने सियासत को जिंदा करने के लिए इन बातों पर बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पे ठोस इक़दामात लें और बिठाएं सबको, ताकि कम से कम कौम के सामने हकीकत आए कि आया हम गलत हैं या कोई और गलत है, ये सियासतदान गलत हैं या बीएलए गलत है। जी वेल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया नवाबजादा जमाल रईसानी एमएनए कौमी से बात करने के लिए। आप खुद भी एक यंगर ज़ाहिर पार्लियामेंटेरियन हैं और बता रहे हैं हकीकत। कुछ चीज़ें मैंने कहा कि उस पर बात करना ज़रूरी है। हर वॉर का या हर इस तरह की अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन होती है उसमें मुख्तलिफ डायमेंशंस होती हैं। खुद बारहा सिपा सालार भी और ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर भी इस बात की और दुनिया भी मुतरफ हो रही है कि पाकिस्तान के मीडिया ने एक पिलर का किरदार अदा किया और हर जो भी नैरेटिव था पाकिस्तान का उसको पूरी दुनिया के सामने उसी तनाजुर में रखा जो हकीकत पर मबनी था। इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं साबिक गवर्नर सिंध, मुझे बताया जा रहा है हमारे साथ हैं मोहम्मद जुबैर साहब। ज़रा उनसे जानते हैं कि अब आज के हालात में हमें एक मजीद किस तरह के नैरेटिव की ज़रूरत है, किस तरह के बयानिए की ज़रूरत है। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुबैर साहब, ये बताइएगा कि अभी मैं बात कर रही थी ज़ाहिर बलूचिस्तान के हमारे एमएनए से, लेकिन मेरा मुख्तलिफ आपसे सवाल है। ये फरमाएं कि पाकिस्तान में जो बयानिया है, हर दौर में एक बयानिया उसकी ज़रूरत महसूस की गई है, लेकिन आज के हालात में क्या हमें नेशनलिस्ट बयानिए की ज़रूरत है, और अगर है तो हम उस पर क्यों नहीं आ रहे, और अगर नहीं आ रहे तो उसके पीछे क्या हकायक हैं? मेरा नहीं ख्याल है हमें कोई ये फिक्र करनी चाहिए। देखें, पूरी कौम का एक व्यू तो हो ही नहीं सकता। ये कोई वो नॉर्थ कोरिया तो है नहीं हम कि जी दूसरी आवाज ही नहीं कोई आ सकती। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वो पाकिस्तान ही के लिए होता है। अभी आपने जिक्र किया कि आईएसपीआर चीफ ने अभी जो प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट का बलूचिस्तान के हवाले से बताया था। जी सर। तो आज से 6 महीने पहले वो नहीं बता रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों मेरा ख्याल है बता रहे थे, हम सुन ले रहे थे। इंडिया को पूरी दुनिया में जाके उनको एम्बैरेस करना चाहिए और उनको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। सो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। इसमें कोई एक बयानिया नहीं बन सकता। ये कोई ऑर्डर तो नहीं होता, कोई रिलीजन तो नहीं है कि जी आपने इस ऐसे सोचना है। अगर ऐसी बात हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसी बात हो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बताइए। जब 99 में जनरल मुशर्रफ ने कूप किया था, तो उस वक्त पूरी कौम को उन्होंने बताया था कि ये जो नवाज शरीफ है और जरदारी हैं, ये बहुत खराब लोग हैं, ये खराब हरकतें करते हैं, ये करप्ट है, ये कहा था ना। और इनकी कोई पाकिस्तान में वो नहीं है। आज क्या है? आज बिल्कुल डिफरेंट है। बीच में क्या था कि जी इमरान खान मसीह है। तो आप ये कह रही हैं कि हम अपने जहन से कोई अपनी थिंकिंग, अपना थॉट प्रोसेस, अपना ब्रेन यूज मैं आती हूं जुबैर साहब, मैं आपसे पूरी कौम को कहा जाए वो I'll rephrase my questions after this break. मैं वापस आपसे कंटिन्यू करती हूँ। और ये था कि भारत के मीडिया का एक रोल है, उसने पूरी एक पॉलिसी, आप उसको गोदी मीडिया कहें, उनका नेशनलिज्म कहें, वो जय हिंद से बात शुरू करते हैं, वंदे मातरम पर खत्म करते हैं। तो उस बयानिए के हवाले से पूछी थी कि पाकिस्तान में काउंटर कैसे हो सकता है, लेकिन एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुबैर साहब, मैं जो सवाल करने का मेरा मकसद था, शायद वो मैं उस तरह नहीं कर पाई आपसे, मैं दोबारा करती हूँ। मेरा मतलब ये था कि भारत का जो मीडिया है, आप भी वहां गए, आपको बोलने की इजाजत भी नहीं दी और बहुत सारे मामला थे ना। मैं ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चों को निशाना बना दिया। खुशदार के अंदर आपने देखा, क्या हमें एंटी मोदी बयानिया बनाने की जरूरत है या नहीं, या हम चुप करके अपनी लाइन लेंथ पे चलते रहे जैसे हम चलते आए हैं? देखिए ना, ये गवर्नमेंट का काम जो है वो आप पूरी पाकिस्तान की अवाम को तो नहीं सौंप सकती। गवर्नमेंट का काम है कि वो जिस तरह आईएसपीआर चीफ ने प्रेस ब्रीफिंग की है, हुकूमत पाकिस्तान
उन शवाहिद को लेके, उसके अलावा भी बहुत से शवाहिद होंगे जिसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, और सो एक कंडेम करने से लेके उनको हाईलाइट करना इंटरनेशनल फोरम्स में, दुनिया में जाके हमें बिल्कुल करना चाहिए कि जी देखें इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है। उसको किस तरह से उजागर करना है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। नवाज शरीफ ने कोई ट्वीट नहीं किया था, वो उनकी अपनी मंतक थी। उन्होंने मोदी साहब का नाम आज तक नहीं लिया, उनकी अपनी। आप अभी पिछले 4 मिनट पहले आई हैं और आपने 6 दफा मोदी साहब का नाम लिया है। अच्छा। तो अब आप क्या कहें कि जी नवाज शरीफ गलत हैं? नवाज शरीफ की क्या मंतक है, मुझे नहीं पता क्या मंतक है कि वो क्यों नहीं नाम ले रहे, बट ये तो रियलिटी है कि वो नाम नहीं ले रहे। ये तो रियलिटी है कि उन्होंने कुछ नहीं बोला पूरी जंग के दौरान, ना पहले बोला, ना जंग जब तक चल रही थी उन्होंने बोला। मरियम नवाज ने फॉर एग्जाम्पल कल ये बयान दिया, अगर आपने सुना हो, कि मोदी ने इंडिया ने कम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है उन लोगों के मुकाबले में जो पीटीआई वाले हैं जिन्होंने 9 मई किया था। इस पर बिल्कुल डिसएग्रीमेंट, मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करूंगा कि हम क्या कह रहे हैं कि पीटीआई ज्यादा खराब है इंडिया से। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जुबैर साहब, मैं बहुत सारी डिटेल्स में जाना नहीं चाह रही, लेकिन अंग्रेजी के अखबार जो पाकिस्तान में डॉन है उसमें भी छपा है, बानी पीटीआई जो कुछ कह रहे हैं वो भी लोगों को पता है, जेल में किस तरह की उनकी गुफ्तगू है जेल में रहते हुए भी। लेकिन आपसे मेरा तकरार से सवाल है, देखिए जिन हालात का हम इस वक्त शिकार हैं उसमें रियासत की और रियासत में रहने वाले लोगों की एक ही आवाज होनी चाहिए, और वो ये कि यहां पर दहशतगर्दी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, चाहे वो खुशदार में मासूम बच्चों की जानें ली जा रही हो, या फिर इंडिया यहां पर बलूचिस्तान के अंदर फॉरेन फंडिंग अपनी लाकर रॉ के जरिए पैसा भिजवाकर चंद पैसों और टकों के एवज जो बिकने वाले लोग हैं उनकी भी सरकोबी बहुत जरूरी है। मैं कह रही हूं इस तरह का बयानिया बनाने की क्या आपको लगता है कि अब हमें जरूरत है और इस पर हमें कारबंद हो जाना चाहिए? जुबैर साहब। बिल्कुल करने की जरूरत है। वो उसको देखें, वो पॉपुलिस्ट नैरेटिव जो होता है वो एकदम से नहीं बन सकता। मैं जो कह रहा था कि इंडिया का आपने एग्जांपल दी मीडिया की, कि उन्होंने वो पॉपुलिस्ट एक अपनी जो उनकी पॉलिटिक्स थी उसको आगे लेके, पर उसमें उसके बाद देखने की पूरी दुनिया के सामने वो शर्मिंदा कितने हुए। तो ये लेके चलना कि और एक किसी का एजेंडा है, मोदी साहब का एजेंडा, वो सारे के सारे कैरी कर रहे थे और उस हद तक कैरी करते रहे कि जिसमें उसके बाद पूरी कौम शर्मिंदा हुई, इंडियन कौम। इसलिए हम क्या बोल रहे थे कि कराची पर अटैक करती है, लाहौर के अंदर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडियंस देमसेल्व्स क्रिटिसाइज देम। सही, बिल्कुल सही है। तो ये इस ट्रैप में तो हमें कभी जाना ही नहीं चाहिए कि सारे के सारे एक बन के जो हुकूमत चाहती है। जिस तरह मैंने कहा कि जो हुकूमत बैठी थी, जो फौज के चीफ थे जनरल मुशर्रफ 2000 में, जो कह रहे थे, तो उस वक्त भी तो यही कहा जाता होगा ना कि जी आप भी कहें नवाज शरीफ चोर है, तो सब तो नहीं कह रहे थे कि नवाज शरीफ चोर है। तो हर एक आपका जुबैर साहब, आपकी याददाश्त मुझसे बहुत बेहतर है, सिर्फ जनरल मुशर्रफ का दौर ना याद करें, ये अभी रीसेंट पास याद कर लेना। ये बानी पीटीआई चीख चीख के बता रहे थे कि ये नवाज शरीफ डाकू चोर है और आसिफ जरदारी के सिरे महल है। तो एक तो ये मामला है कि अभी ये इमरान खान का भी नैरेटिव ये था, इसी पे उनको वोट भी पड़े हैं, लोग कहने वाले लोग कहते हैं। लेकिन मेरा सवाल जरा मुख्तलिफ है। आप जो इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, कल तक आप नवाज शरीफ साहब के साथ थे, हामी थे, उनके तर्जुमान थे, उनको डिफेंड करते थे। हमारे यहाँ एक मुझे लगता है ऐसा है कि आप बहुत ज़ाहिर है काबिल आदमी है, आपने पाकिस्तान की सियासत और पावर की जो सियासत है उसको देखा भी है बड़े करीब से। हमारे यहाँ या तो कोई जेल चला जाए तो हमें उसकी हमदर्दी उमंड आती है, या कोई मर जाए तो हमें वो सबसे नेक और परवीन लगता है, चाहे वो जनरल मुशर्रफ ही क्यों ना हो, चाहे वो बानी पीटीआई क्यों ना हो, या दीगर और लोग क्यों ना हो। ये क्या हमारा किस किस्म का ज़हन है? कोई जेल में होता है तो वो हमें बहुत प्यारा लगता है, या जब कोई मर जाता है? एक तो नहीं, देखें, एक तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। हाँ। पहली बात ये है कि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। एक जंग उन्होंने ऐलान किया था सिविलियन पाकिस्तान, मैंने नहीं ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आइन की फौकियत होनी चाहिए तमाम दूसरी चीजों पर। उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा था कि सिविलियन सियासतदानों को जो कि इलेक्ट होके आते हैं अवाम के वोटों से, उनको हक होता है फैसला साजी करने। ठीक बात। और ये जद्दोजहद उन्होंने लॉन्च की, जिसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस की। 93 में उनको निकाला गया, 99 में उनके खिलाफ मार्शल लॉ लगा, 97 में उनको निकाला,
तो मैं जब मुझे मौका मिला था तो मैं उनके साथ खड़ा था। वो मुश्किल तरीन हालात थे, ये उस वक्त के थे जब उन्होंने अपना बयानिया सख्त तरीन किया था और वो अपॉइंट कर रहे थे मुझे अपना स्पोक्स पर्सन और मरियम नवाज का, और बाकी सारे पार्टी के जो भारी भरकम आपको नजर आते हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि ये बयानिया बहुत सख्त है, हम नहीं इसका बोझ संभाल सकते। तो मैं तो बिल्कुल आज भी मुझे कोई वो नहीं है रिग्रेट कि मैं उस बयानिया को लेके आगे चला था सिविलियन बालादस्ती के लिए, लेकिन बाद में पता चला ये तो पावर की जंग, और हमें वहां आगे तक ले गए और सबका दुश्मन बना दिया, और जब वक्त आया तो आपस में मिल गए और मुझे थैंक यू। मुझे उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और इमरान खान के साथ में इसलिए अभी ठीक है जुबैर साहब, आई एम रियली बिल्कुल खत्म हो गया है और मेरी ख्वाहिश जरूर थी कि हम इसको जरा कंटिन्यू करते और कुछ और एंगल्स पर भी बात करते। हाँ, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ओके, मुझे कहा जा रहा है हमारे साथ आज शहजाद गयास साहब से भी आपने वक्त ले रखा था, पॉडकास्टर हैं आप, तो जरा मैं उनसे भी एक क्वेश्चन, वक्त बिल्कुल क्योंकि कम रह गया है तो मैं चाह रही हूँ कि इनकॉर्पोरेट कर सके। शहजाद साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन। शहजाद, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो जाहिर एक मोहतात तरीके से बात करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं अपने कहे हुए एक एक लफ्ज की। लेकिन जो इस दफा हमारे सोशल मीडिया ने काम किया वो भी एक बहुत अच्छा और बेहतर इकदाम था और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने मालूमात दुनिया तक पहुंचाई। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के बयानिए को साथ लेकर चलने का जो ये सोच थी ये आपके अंदर कैसे आई? और आप ज़ाहिर एक पुराने पॉडकास्टर हैं, तो ये चीजें जब ये पूरा सारा एपिसोड हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, एज एन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आपने इस चीज को कैसे गेज किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के बयानिए पे होनी चाहिए, जबकि बिकता हमेशा एंटी है? आई एम सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉडकास्ट का जिस तरह आपसे जिक्र किया कि जब बिल्डिंग बन जाती है तो सबको नजर आती है, पर वो जब खुद रही होती है या उसमें स्कैफोल्डिंग्स लग रही होती हैं तब नजर नहीं आ रहा होता। तो सोशल मीडिया पे कई साल कई लोगों ने काम कर कर अपनी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बनाई है, जहां हमने देखा है कि भारतीय मीडिया की कंप्लीट कैपिचुलेशन हुई है अपनी गवर्नमेंट के सामने। लोग जो हैं वो जो चीज सच होती है वो उसको बयान करते हैं, वो सच अगर पाकिस्तान के हक में ना जाए भी हम बयान करते हैं, वो सच अगर पाकिस्तान के हक में जाए भी हम बयान करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैंने सोचा था कि जो कुछ हो जाए हमने पाकिस्तान के हक में ही बात करनी है, पाकिस्तान का बयानिया लेकर आगे चलना है। भारत ने जारियत की, भारत ने इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर फ्लेग्रेंट वायलेशंस करके पाकिस्तान पे हमला किया। इसमें पाकिस्तान हक पे भी था, इस पे पाकिस्तान सच में भी था, और साथ ही साथ दूसरी तरफ से इतना प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाया जा रहा था कि उसको कॉम्बैट करने के लिए मैंने जरूरी समझा कि एक काउंटर नैरेटिव ना सिर्फ हमारी ऑडियंस को बल्कि उनकी ऑडियंस को भी दिखाया जाए कि बिल्कुल कराची बर्बाद नहीं हुआ, मैं कराची में ही रहता हूँ, सब कुछ अमन व अमान है यहाँ पर। शहजाद, आई एम रियली सॉरी, बहुत वक्त महदूद रह गया, मैं रोज आपसे इस पर मुतल्लिक़ गुफ्तगू करूंगी। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।